हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम सुश्री क्लासेस के इस नए वीडियो में क्लास 12th के व्यवसाय अध्ययन का 10th चैप्टर वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट का अगला टॉपिक देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है पूंजी बाजार का महत्व, कार्य या उपयोगिता। पूंजी बाजार क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो पूंजी बाजार का महत्व व्यावसायिक संस्थानों की प्रथम आवश्यकता दीर्घकालीन वित्त एकत्रित करने की होती है, जिसकी पूर्ति पूंजी बाजार के से संभव हो सकती है। तो इसके महत्व को हम कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके माध्यम से समझेंगे, जिसमें पहला है निधि उपलब्ध कराना। विभिन्न औद्योगिक संगठनों को दीर्घकालीन वित्त को उपलब्ध कराना पूंजी बाजार का कार्य होता है। इसके माध्यम से बड़े बड़े वित्तीय संस्थाओं को पूंजी प्राप्त होती है। फिर अगला है औद्योगिक विकास में सहायता। नए और पुराने उद्योगों को दीर्घकालिक निधि उपलब्ध करवाकर ये देश के औद्योगिक विकास में सहायता करते हैं पूंजी बाजार। अगला है पूंजी निर्माण। देश में बेकार पड़े एवं कम उपयोगी कार्यों में लगे धन को उपयोगी कार्यों की ओर प्रवाहित करने का कार्य पूंजी बाजार करता है, जिससे देश के पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। जो लोगों की छोटी छोटी बचतें हैं, वो यदि बचत करके बैंकों में या रख देते हैं तो वो पैसा वहीं पड़ा रहता है। उससे अच्छा पूंजी बाजार के माध्यम से वो पैसा निर्माण कार्यों में लगता है और पूंजी बढ़ती है देश की। फिर है विदेशी निवेश। घरेलू ही नहीं बल्कि विदेशी निवेश को भी आकर्षित करते हैं पूंजी बाजार, जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। फिर है अगला नगदी उपलब्धता। निवेशकों को धन की आवश्यकता होने पर प्रतिभूतियों को नगदी में परिवर्तित करने का कार्य पूंजी बाजार ही करता है। यानी प्रतिभूतियां खरीदना नगद देकर, और जब नगद की आवश्यकता हो तब नगद अपना प्रतिभूतियां वापस करके अपना नगद प्राप्त कर लेता है। इसलिए नगदी हमेशा उपलब्ध रहती है पूंजी बाजार में। फिर अगला है निवेश के विभिन्न विकल्प। विनियोगकर्ताओं को अपनी पूंजी के विभिन्न निवेश उपलब्ध करवाने का कार्य पूंजी बाजार करता है। निवेशक अपनी इच्छा, अपनी रुचि और अपनी पूंजी के विभिन्न निवेश और अपनी पूंजी के भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर धनराशि के हिसाब से पूंजी बाजार के माध्यम में पूंजी देते हैं। फिर बचत को प्रोत्साहन। पूंजी बाजार की उपलब्धता समाज को बचत की ओर प्रेरित करती है। व्यक्ति अपनी छोटी छोटी बचतों को निवेश कर अपनी आय में ब्याज और लाभांश प्राप्त करके वृद्धि करता है। कभी भी पूंजी बाजार में जो पैसा लगाया जाता है वो बहुत जल्दी बैंक की अपेक्षा जल्दी बढ़ता है, तो ये देखकर लोग प्रोत्साहित होते हैं बचत करने की। फिर तरलता। द्वितीयक बाजार के माध्यम से पूंजी बाजार प्रतिभूतियों के में तरलता उत्पन्न करता है। विनियोक्ता अपनी प्रतिभूतियों का कभी भी विक्रय करके नगद राशि प्राप्त कर सकते हैं। अगला है स्वामित्व का फैलाव। जब किसी भी कंपनी के अंश खरीदे जाते हैं तो उस कंपनी का पहला एक स्वामी होता है, लेकिन जब अंश दूसरे लोग खरीद लेते हैं तो उसके स्वामित्व भी फैलने लगते हैं, यानी उसके स्वामी और अधिक लोग हो जाते हैं। फिर अगला है मांग और पूर्ति में संतुलन। पूंजी बाजार के द्वारा देश के विभिन्न स्थानों में रहने वाले निवेशक अंश क्रय करके कंपनी के स्वामी बन जाते हैं। अगला है मांग और पूर्ति में संतुलन। पूंजी बाजार पूंजी की मांग और पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करते हैं। ये पूंजी के जरूरतमंदों को पूंजी के आपूर्तिकर्ताओं से पूंजी लेकर दिलवाने का कार्य करते हैं। जिनको जरूरत नहीं है उनसे लेकर जिनको जरूरत है उनको देकर ये पूंजी के मांग और पूर्ति में संतुलन करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है पूंजी बाजार के प्रकार।
तो जो पूंजी बाजार है वो दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक बाजार और नए निर्गमन का बाजार, और द्वितीयक बाजार या गौण बाजार। अब इन दोनों को हम विस्तार से देखेंगे। पहले हम देखते हैं प्राथमिक बाजार या नए निर्गमन का बाजार। तो प्राथमिक बाजार वह बाजार है जिसमें नई प्रतिभूतियां यानी बाजार में पहली बार निर्गमित किए जाने वाले अंश और ऋण पत्रों का विक्रय होता है। पूंजी बाजार दीर्घकाल के लिए पूंजी एकत्रित करने का कार्य करते हैं। इस बाजार में नई और पुरानी दोनों प्रकार की कंपनियां पूंजी एकत्रित करती हैं। इस बाजार से जनता की बचत उद्योगों की ओर प्रवाहित होती है। प्रतिभूति पहली बार बेची जाती है और कंपनी द्वारा प्रतिभूतियां सीधे निवेशकों को जारी की जाती है। बैंक, वित्तीय संस्थाएं, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां और व्यक्तियों के द्वारा पूंजी बाजार में निवेश किया जाता है। इस बाजार को नए निर्गमनों का बाजार भी कहते हैं। यानी हमारी जो छोटी छोटी बचत है वो तो हम करते ही हैं, पूंजी बाजार में निवेश करके ऋण पत्र या अंश लेते हैं, लेकिन कुछ वित्तीय संस्थाएं भी हैं जो अपने वित्त को शेयर मार्केट में लगाती हैं। जैसे वित्तीय संस्थाएं हो गई, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, ये भी अपना पैसा पूंजी बाजार में लगाती हैं, जिससे इनके पास जो निवेश आते हैं वो निवेश भी व्यर्थ पड़े रहने की अपेक्षा ये पूंजी बाजार में लगाते हैं और उससे ज्यादा फायदा लेकर हमको कम फायदा देकर बीच में जो फायदा होता है वो इन कंपनियों का अर्थार्जन होता है। अब हम देखते हैं कि प्राथमिक बाजार की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता है इसका संबंध नए निर्गमों से है। प्राथमिक बाजार का संबंध नए निर्गमनों से होता है। जब कोई कंपनी नए अंश अथवा ऋण पत्र निर्गमन करती है तो ये क्रिया प्राथमिक बाजार में की जाती है। इसकी दूसरी विशेषता है इसका कोई विशेष स्थान नहीं होता। ये किसी स्थान विशेष में जाकर क्रय और विक्रय नहीं किया जाता है। किसी विशेष स्थान को प्राथमिक बाजार नहीं कहते हैं, जबकि नए निर्गमों को ही प्राथमिक बाजार की क्रिया कहते हैं। ये कोई स्थान नहीं है बाजार, ये क्रिया है, उस क्रिया को ही प्राथमिक बाजार कहते हैं। अगला है यह द्वितीयक बाजार से पहले आता है। प्राथमिक बाजार में व्यवहार द्वितीयक बाजार या गौण बाजार से पहले किए जाते हैं। और फिर अगला है इनमें पूंजी एकत्रित करने की कई विधियां हैं। जैसे सबसे पहली विधि है सार्वजनिक निर्गम। इसमें प्रविवरण के द्वारा जनता को अंश और ऋण पत्रों के प्राप्त क्रय करने के लिए आमंत्रण दिया जाता है। ये निधि एकत्रित करने की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। इसके लिए सरकार पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन जारी करती है। सार्वजनिक निर्गम यानी कोई भी इनके अंशों को खरीद सकता है या ले सकता है। तो ये सार्वजनिक निर्गम है, इसलिए एक उसकी प्रोस्पेक्टस तैयार कर लिया जाता है, प्रविवरण, और उसका विज्ञापन करके जनता से जमाओं को एकत्रित किया जाता है। दूसरा है विक्री की प्रस्तावना। इस विधि में प्रतिभूतियां सीधे निवेशकों को विक्रय न करके पूर्व निश्चित कीमत पर सीधे मध्यस्थ को विक्रय कर दी जाती है और उसके बाद मध्यस्थ प्रतिभूतियां आम जनता को ऊंचे पर बेचते हैं। यानी बिक्री की प्रस्तावना यानी ये कुछ एजेंट्स है जिनको पूरी बेच दी जाती है और फिर ये एजेंट्स जनता को बेचते हैं और ऊंचे दर पर, यानी बीच में एजेंट का भी फायदा होता है। फिर निजी विक्रय। इस विधि में कंपनियां अपनी प्रतिभूतियां जनता को विक्रय करने के स्थान पर बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाओं और भारतीय जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड को विक्रय कर देती है और इस विधि से कंपनी सार्वजनिक निगम जारी करने से बच जाती है। यानी कंपनी को सब फुटकर लोगों से नहीं मिलना पड़ता है, ये वित्तीय संस्थाओं को अपने सारे शेयर्स जारी कर देती है, फिर वित्तीय संस्थाएं वो लोगों को जारी करते हैं। फिर अधिकार अंशों का निर्गमन। पुरानी कंपनी पुराने अधिकार अंशधारियों के समक्ष अंश खरीदने का प्रस्ताव
रख सकती है। इस प्रकार निर्गमन अधिकार निर्गमन कहलाता है। पुराने अंशधारियों को पुराने खरीदे गए अंशों के अनुपात में बाजार से कम मूल्य पर नए अंश अधिकार के रूप में दिए जाते हैं। अधिकार अंश पुराने अंशधारियों का एक विशेषाधिकार है। अब हमारा अगला टॉपिक है द्वितीयक या गौण बाजार। अभी हम देख रहे हैं कि पूंजी बाजार के प्रकार। इससे पहले हमने देखा प्राथमिक बाजार और अब हम देखते हैं द्वितीयक बाजार या गौण बाजार। तो पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय द्वितीयक बाजार या गौण बाजार में किया जाता है। पूर्व निर्गमित यानी वो एक बार निर्गमित हो चुकी है, जब उसको पुनः निर्गमित करना होता है तब वह द्वितीय या गौण बाजार के अंतर्गत किया जाता है। ये क्रय और विक्रय स्कंद विपणि के माध्यम से किया जाता है। स्कंद विपणि का अर्थ होता है स्टॉक एक्सचेंज। इसके माध्यम से द्वितीयक बाजार चलते हैं। इस कार्य के लिए पंजीकृत दलालों की सहायता ली जाती है। इस समय भारत सरकार के द्वारा 24 स्टॉक एक्सचेंज या स्कंद विपणि चालू है। स्कंद विपणि पर केवल अनुसूचित प्रतिभूतियों का ही क्रय विक्रय किया जाता है। जो स्कंद विपणि में अनुसूचित है उन्हीं का क्रय और विक्रय किया जाएगा। द्वितीयक बाजार का मुख्य उद्देश्य प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करना और द्वितीयक बाजार अप्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण में सहायता करता है। निवेशकों के भी हितों की सुरक्षा करना स्कंद विपणि का कार्य है। अब हम आगे देखते हैं द्वितीयक या गौण बाजार की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है नए निवेश को प्रोत्साहन। अंशों और ऋण पत्रों के क्रय और विक्रय के द्वारा शीघ्र लाभ के उद्देश्य से नए निवेशक द्वितीयक बाजार में प्रवेश करते हैं और इससे औद्योगिक क्षेत्र में विनियोग में वृद्धि होती है। फिर दूसरा है तरलता। द्वितीयक बाजार से प्रतिभूतियों को शीघ्रता से नगद में बदला जा सकता है और नगद को शीघ्रता से प्रतिभूतियों में बदला जा सकता है, तो ये तरलता उत्पन्न करता है। फिर है विशेष स्थान। द्वितीयक बाजार एक स्थान विशेष होता है। जैसे प्राथमिक बाजार जो होता है वो किसी भी स्थान पर नहीं होता है। उस क्रियाविधि को प्राथमिक बाजार कहते हैं जब नई प्रतिभूतियां निर्गमित की जाती है, तो उसको प्राथमिक बाजार कहते हैं। वो कोई स्थान नहीं होता है। लेकिन द्वितीयक बाजार का एक स्थान होता है और वो स्थान होता है स्कंद विपणि या स्टॉक एक्सचेंज। वहीं पर क्रेता और विक्रेता आपस में क्रय और विक्रय करते हैं और सौदा करते हैं। फिर अगला है इसकी विशेषता, ये प्राथमिक बाजार के बाद आता है। किसी भी नई प्रतिभूति को पहले प्राथमिक बाजार में ही बेचा जाता है, फिर जब उसको दोबारा बेचना होता है तब वो द्वितीयक बाजार में आती है। इसलिए द्वितीयक बाजार हमेशा ही प्राथमिक बाजार के बाद ही आएगा। फिर है स्वामित्व। द्वितीय बाजार में प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से उनके स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाता है। स्वामी यहां से वहां हस्तांतरित किया जा सकता है स्वामित्व को। फिर मूल्य। द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों के मूल्य का निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति के आधार पर किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।